यादें। आज पीले खतों ने शांति निवास में यादों का पिटारा खोल दिया था। घर की बहू सीमा आज अपने पति अमन और ससुर जी शिव कुमार के सामने किसी अपराधी की तरह खड़ी थी। सीमा कभी अमन से तो कभी अपने ससुर जी से लगातार बोले जा रही थी, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो कमरे की सफाई कर रही थी, तभी ये मेरे हाथ में आ गया। कसम खा के कहती हूँ, मैंने इसे खोल के नहीं पढ़ा। बाबूजी प्लीज कुछ बोलिए, ऐसे चुपचाप आप दोनों का होना मुझे डरा रहा है। अमन तुम तो कुछ बोलो, ऐसा क्या है इन पीले खतों में? मैंने तो बाबूजी की मदद करने के लिए ये सब किया। इतना भारी लोहे का बक्सा अपना खुद ही उतारते, साफ करते और रखते हैं। अब उनकी उम्र कहाँ रही इतने भारी सामान उठाने की? कितनी बार बोला कि इसका सामान अलमारी में रख दूं, पर नहीं, इनको तो इस लोहे के बक्से से ही प्यार है। लेकिन शिव कुमार जी को तो इन पीले खतों ने उनकी पत्नी सावित्री से जुड़ी सभी यादों के पिटारे खोल दिया था। वो वहां से बिना कुछ बोले ही चले गए। अमन, बाबूजी को माँ जी की यादों से इतना प्यार है तो माँ जी से कितना करते रहे होंगे। चुप करो सीमा, तब से कुछ भी बोले जा रही हो। जानना है तो पढ़ लो। अमन ने वो पीले खत सीमा के हाथ में रख दिए। सुनो सीमा, तुम्हें लगता है ना कि बाबूजी माँ से बहुत प्यार करते थे? तो ऐसा नहीं था। बाबूजी शहर में नौकरी करते थे। उनकी वहाँ अलग दुनिया थी, किसी और औरत के साथ। मेरी माँ गांव में मेरे दादा दादी के सेवा करती और इनके आने का इंतजार हर रोज करती। बाबूजी ने कभी भी माँ से प्यार किया ही नहीं था। वो तो उन्होंने अपने माता पिता के दबाव में आके माँ से शादी कर ली। माँ अनाथ थी, मामा मामी के यहाँ पली बड़ी थी। बाबूजी के नाजायज रिश्ते के बारे में जानने के बाद उन्होंने विरोध करने के बजाय अपनी किस्मत मान के अपने प्यार के वापस आने का इंतजार करना शुरू कर दिया कि कभी तो बाबूजी को उन पर तरस आएगा। हर रोज उनको एक प्रेम पत्र लिखती, पर कभी भेजने की हिम्मत नहीं हुई। लिख के अपने इस लोहे के बक्से में डाल देती, इस उम्मीद में कि कोई जवाब ना आए और कहीं पढ़ के बाबूजी और गुस्सा ना हो जाए तो। लेकिन उनका इंतजार इंतजार ही रह गया। उनकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखती। बाबूजी शराब भी खूब पीते थे। उनका ये नशा था या माँ पे भगवान का रहम कि शादी के 4 साल नशे की हालत में बने संबंध के बाद मेरा जन्म हुआ। बाबूजी को जब ये बात पता चली तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि उनकी शहर वाली प्रेमिका को बच्चा नहीं हो सकता था। मेरे जन्म के बाद मुझसे मिलने के बहाने अब उनका गांव आना जाना शुरू हुआ। पर माँ के लिए कुछ नहीं बदला था। माँ सिर्फ बाबूजी को देख के ही खुश हो लेती। दबी आवाज में ये भी कह देती, सुनिए जी, हो सके तो शराब पीना छोड़ दीजिए। जवाब भी मिल जाता, तुम अपने काम से काम रखो। अचानक एक दिन शहर से फोन आया कि बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी का रो रो के बुरा हाल था। तब मैं 12 साल का था। माँ मुझे अपने साथ लेकर पहली बार शहर आई और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने बताया कि उनकी दोनों किडनी खराब हो गई है। अगर डोनर नहीं मिला तो बचना मुश्किल है। मुझे अच्छे से याद है, करवा चौथ का व्रत था माँ का उस दिन। पहली बार अपने सौतन से मिली, लेकिन बड़ी ही शालीनता से। मैं आज भी सोचता हूँ, किस मिट्टी की बनी थी माँ। कभी अपने बेवफा पति से कोई शिकायत नहीं। हमें अस्पताल के बिल और कमरा दिखा के पता नहीं कहाँ चली गई। उसके बाद वो कभी आई नहीं। बाबूजी की हालात देखकर माँ ने अपनी किडनी देने का फैसला किया। डॉक्टर ने कहा इसके लिए हमें कुछ टेस्ट करने होंगे। टेस्ट हुए और माँ ने बाबूजी को अपनी एक किडनी दी। बाबूजी का ऑपरेशन सफल रहा। अस्पताल से छुट्टी मिलते हम लोग बाबूजी को गांव लेके आ गए। इस बार बाबूजी ने कोई विरोध नहीं किया। इसके बाद ना उनकी प्रेमिका आई,
ना बाबूजी ने कभी उनके बारे में बात की। अब माँ बाबूजी का पूरा ख्याल रखती। इधर बाबूजी का मन भी माँ के लिए बदलने लगा था। जो भी मिलने आता बाबूजी से माँ की तारीफ करते ना थकता और बाबूजी सहमति में बस मुस्कुरा देते। पर इन सब में माँ ये भूल गई कि आराम और सेवा की जरूरत उनको भी है। ज्यादा काम होने के कारण वो अपना ध्यान और परहेज ना रख पाते, जिसकी वजह से उनकी हालत और खराब हो गई और माँ हम सबको छोड़ के इस दुनिया से चली गई। लेकिन जाते जाते मुझसे ये वादा भी ले लिया कि मैं हमेशा बाबूजी का ख्याल रखूं और माँ के साथ हुए व्यवहार के लिए उन्हें दोषी ना समझूं। आखिरी समय में माँ ने बाबूजी को अपने लोहे के बक्से की चाबी दी, ये कहते हुए कि उसमें उनके लिए कुछ है। पता है सीमा, वो कौन सा दिन था? करवा चौथ का, और उनका जन्मदिन भी। माँ के जाने के बाद बाबूजी ने जब माँ का दिया हुआ लोहे का बक्सा खोला और चिट्ठी पढ़ी तो उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। उन्हें पढ़ने से पहले लगा चिट्ठियों में कोई तो शिकायत होगी, पर नहीं, उसमें तो एक तरफा मोहब्बत का प्यार भरा संदेश था। मेरी माँ ने कभी शिकायत नहीं की। किस्मत वाली माँ नहीं सीमा, किस्मत वाले बाबूजी थे जो उनके बेवफाई के बाद भी प्यार करने वाली पत्नी मिली। उस दिन से हर साल बाबूजी माँ के लिए करवा चौथ का व्रत रखते। माँ को अपने हिस्से का प्यार तो मिला, पर उनके ना रहने पे आज सीमा निरुत्तर थी। उसके आंखों से लगातार अश्रुधारा बह रहे थे। बात बात पर अमन को बेवफा सनम कहकर ताने देने और बाबूजी जैसा बनने की सलाह देने वाली सीमा को आज सही मायने में बेवफा सनम और सच्चे प्यार दोनों का अर्थ समझ आ चुका था। हाथों में पत्र लिए वो अमन के सीने से लग के बस फूट फूट कर रोए जा रही थी। अमन की आंखें भी भर आई थी। सीमा के आंसुओं की नमी ने दोनों के बीच की वो दीवारें गिरा दी थी, जो छोटी छोटी बातों, तानों और हाँ के कारण बनती चली गई थी। कमरे में अब भी पीले खत फैले हुए थे। हर एक खत सावित्री के मौन प्रेम की साक्षी और हर शब्द शिव कुमार के पछतावे की पीड़ा को जन्म देने वाला। सीमा ने धीरे से पूछा, अमन, क्या बाबूजी अब भी यानी कि माँ के खत पढ़ते हैं? अमन ने सिर हिलाया। हर साल करवा चौथ पर पूरे दिन व्रत करते हैं, माँ की तस्वीरें के सामने बैठते हैं और एक एक पत्र पढ़ते हैं। माँ के जाने के बाद पहली बार उन्हें रोते हुए मैंने वही देखा था। तब मैंने जाना कि पश्चाताप भी कितना गहरा हो सकता है और प्रेम वो कभी मरता नहीं। सीमा खुद को संभालने की कोशिश करते हुए बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना कुछ हुआ होगा। मैं तो बस। अमन ने उसकी हथेली अपने हाथों में लेकर कहा, सीमा, माँ कभी शिकायत नहीं करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो टूटती नहीं थी। उनके दर्द को उन्होंने इन चिट्ठियों में पिरो दिया और बाबूजी उन्हें देर से सही पर एहसास हुआ। माँ के जाने के बाद उन्होंने खुद को बदल डाला। अब वो किसी और को खोना नहीं चाहते। तभी बाहर से धीमे कदमों की आहट आई। दोनों ने देखा, शिव कुमार जी हाथ में माँ की तस्वीर और एक थाली लिए खड़े थे। थाली में दीपक जल रहा था, कुछ फूल थे और दो पतली मिठाइयाँ। उनके चेहरे पर अब भी मौन था, पर आंखों में गहराई और आत्मस्वीकृति की शांति थी। उन्होंने बिना कुछ कहे तस्वीर को पूजा की चौकी पर रखा, दीपक को सामने रखा और खुद जमीन पर बैठ गए। सीमा और अमन पास जाकर चुपचाप उनके बगल में बैठ गए। शिव कुमार जी बोले, सीमा, तुम्हारा हाथ उस बक्से तक पहुंचा जिसे मैंने छूना तक छोड़ दिया था। शायद सावित्री चाहती थी कि तुम्हें ये सब पता चले ताकि तुम अमन को समझ सको और खुद को भी। सीमा सिर झुकाकर बोली, बाबूजी, आपने बहुत सहा और माँ ने तो, उनसे तो कुछ कहने का अधिकार भी नहीं है मुझे, लेकिन अब मैं जान गई हूँ, सच्चा प्रेम कभी अधिकार नहीं जताता, वो बस समर्पण करता है। शिव कुमार जी ने
सीमा के सिर पर हाथ रखा। और मैं अब चाहता हूँ कि माँ की आखिरी चिट्ठी तुम पढ़ो, वही जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ी थी। अमन ने बक्से से एक सफेद लिफाफा निकाला जो सबसे ऊपर रखा था। उस पर लिखा था, मेरे शिव के नाम, अंत का पहला पत्र। सीमा ने कांपते हाथों से पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। प्रिय शिव, जब तुम ये पत्र पढ़ रहे होंगे, मैं शायद इस दुनिया में नहीं होंगी, पर मेरी हर सांस, हर प्रार्थना तुम्हारे साथ होगी। मैंने कभी कुछ मांगा नहीं तुमसे, ना सवाल किए, ना शिकायत की। बस हर बार यही सोचा कि शायद एक दिन तुम मुझे देखोगे उस नज़र से जो प्यार करती है। आज जब मैंने डॉक्टर से सुना कि तुम्हारी जान बचाई जा सकती है, तो मेरे मन में कोई संशय नहीं था। मैंने बस एक प्रार्थना की कि इस किडनी के साथ मेरा थोड़ा सा प्यार भी तुम्हारे भीतर बहने लगे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम खुद को दोष दो। मैं चाहती हूँ कि तुम जियो, मुस्कुराओ और अपने बेटे को सिखाओ कि प्रेम क्या होता है। वो प्रेम जो त्याग में है, मौन में है और प्रतीक्षा में भी। अगर कभी मेरी याद आए तो मेरे खत पढ़ लेना। उनमें शिकायत नहीं, सिर्फ वो बातें हैं जो मैं तुम्हें कहना चाहती थी, बस कह नहीं सकी। तुम्हारी सावित्री। सीमा अब रो नहीं रही थी, वो बस गहरी सांस ले रही थी, मानो माँ सावित्री की आत्मा उसके भीतर उतर आई हो। उस रात तीनों ने माँ की पसंदीदा खीर बनाई, दीप जलाया और माँ की तस्वीरें के आगे 3 चिट्ठियाँ रखी। एक माँ की ओर से बाबूजी के लिए, एक अमन की ओर से माँ के लिए और एक सीमा की ओर से उन दोनों के लिए। उस रात शांति निवास सच में शांति से भर गया था।